प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि असमानता के दो तरीके कौन-कौन से हैं। प्राकृतिक असमानता किसे कहते हैं और सामाजिक असमानता किसे कहते हैं। और फिर हमने ये सीखा समानता का अर्थ क्या होता है और समानता का मूल क्या है और वास्तविक समानता में और औपचारिक समानता में क्या फ़र्क होता है। अब हम इस बार सीख रहे हैं कि समानता के कितने रूप हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको याद होगा जब मैंने आपको ये बताया था स्वतंत्रता के रूप के बारे में, तो मैंने आपको उस समय यह बात कही थी कि स्वतंत्रता के प्रकार या रूप हम लोग सिर्फ क्लासरूम में पढ़ते हैं। वास्तविकता में इस प्रकार से स्वतंत्रताएं समाज में मौजूद नहीं होती हैं। ठीक वही बात मैं यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ कि समानता के हम विभिन्न प्रकार जो पढ़ते हैं या उनके रूप पढ़ते हैं, वो सिर्फ क्लासरूम में समझने के लिए पढ़ते हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए कि वास्तविकता में इस प्रकार से समानता दुनिया में मौजूद नहीं होती, लेकिन हमें ये समझना पड़ता है कि उसके किस प्रकार से समानता को समझा जाए और समानता के कितने रूप हैं और कैसे उनको दूर करना हमारे लिए आवश्यक होगा और किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो जब तक हम उसको समानता की अवधारणा के उन प्रकारों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस स्थिति में नहीं होंगे कि हम ये समझ पाएं कि हम किस प्रकार के कानून बनाए जाएं हमारे समाज में या किस तरीके के नियम बनाए जाएं हमारे समाज में, जिससे हम समानता की स्थिति में पहुंच सकें। तो सबसे पहला आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समानता के रूप में पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहला प्रकार जो देखा जाता है वो है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता की जो अवधारणा यहाँ पर बताई गई है वह एक कोरी कल्पना है, एक अवास्तविक चीज है। अर्थात कि प्राकृतिक समानता नाम की कोई चीज मौजूद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आप सबको असमान बनाया है, तो प्रकृति ने आपको समान नहीं बनाया है, असमान बनाया है। हम लोग प्राकृतिक गुणों में असमान होते हैं। जैसे हमारे मानसिक गुण भी असमान है व्यक्तियों के, शारीरिक गुण भी असमान है, सृजनात्मक रूप से भी लोग असमान होते हैं। तो ये प्राकृतिक गुण है जिसमें व्यक्ति असमान होते हैं शारीरिक रूप से। जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल दिया था कि यार कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। तो ये सब प्राकृतिक शारीरिक गुण हैं। कुछ लोग मानसिक, कुछ लोग बहुत अच्छी जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ने में बहुत विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता, पढ़ाई नहीं हो पाती उनसे। तो कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत तीक्ष्ण होते हैं कि कोई मोटर वो बहुत तेजी से बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका टैलेंट हो कि वो मोटर का काम बहुत अच्छा से कर सके, मैकेनिक वाला कार्य बहुत अच्छा से कर सके। कई लोग नहीं कर सकते हैं, उनको समझ में नहीं आए कि मोटर कैसे कार्य करती है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा क्या कहते हैं तारतम्य बना लेते हैं। वो बड़े आराम से घोड़े को सिखा देते हैं सब कुछ, हाथी को ट्रेन कर देते हैं, शेरों को सिखा देते हैं। तो वो उनके पास वो गुण है, वो स्किल है कि वो जानवरों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो ये सब प्रकृति प्रदत्त गुण हैं जिनसे वो कार्य करते हैं। कुछ लोग सृजनात्मक रूप से बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन सब लोग पेंटिंग नहीं अच्छी बना सकते। बहुत लोग बहुत अच्छी कविता लिख सकते हैं कुछ लोग, लेकिन सब लोग नहीं लिख सकते। तो ये सब चीजें हमको स्वीकार करनी पड़ती हैं कि प्रकृति ने हमको समान नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको असमान बनाया है। इसलिए प्राकृतिक समानता नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, यह एक कोरी कल्पना है। तो फिर हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं समानता के रूप में? ये समानता के रूप में इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये समझना पड़ता है कि प्राकृतिक समानता की अवधारणा हमें ये सिखाती है कि समाज जो है वो प्राकृतिक असमानताओं को तो सह सकता है, परंतु किसी भी अप्राकृतिक असमानताओं को नहीं सह सकता। समाज, प्रकृति ने यदि आपको असमान बनाया है तो हम उसको सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं कि आप छोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की जो अननेचुरल हो, अप्राकृतिक हो असमानता, उनको समाज में नहीं सहा जाएगा। अर्थात प्राकृतिक समानता का अर्थ ये हुआ कि किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक असमानता को कानून के द्वारा कोई भी वैधता या लेजिटिमेसी नहीं दी जाएगी, जिससे अधिकारों में असमानता पैदा हो सके। जैसे यदि अगर ये कानून बन जाए कि
जो लोग लंबे होते हैं वही लोग कलेक्टर की नौकरी पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अधिकारों में असमानता पैदा हो सकती है। कानून सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी को भी प्रमुखता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, वहां पर कानून बनाया जा सकता है जहां पर आपका जो जॉब है उस जॉब में ही लंबे लोगों की जरूरत है। मान लीजिए कोई ऐसी गाड़ी चलानी हो जहां पर 6 फीट से ऊपर के व्यक्ति ही चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए और ये गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति 6 फीट से छोटा नहीं चलेगा, तो हम 6 फीट से ऊंचे व्यक्ति को ही लेंगे। इसी प्रकार यदि आप सेना में जाते हैं तो सेना में भी आपकी लंबाई की एक सीमा दी जाती है कि इससे छोटे व्यक्ति सेना के इस पद पर भर्ती नहीं किए जाएंगे। तो वो चूंकि वहां पे उस जॉब की जरूरत है इसलिए वहां पर वो अंतर किया जाएगा। लेकिन यह आपको समझना चाहिए कि ऐसा अंतर नहीं किया सकता कि कोई भी जॉब जो है हम राज्य में जो है वो सिर्फ लंबे लोगों को देंगे, छोटे लोगों को नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक असमानता है, जो प्राकृतिक असमानता है, उसको कानूनी वैधता मिल जाएगी। इसलिए प्राकृतिक समानता सिखाती है कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बने जिससे किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक असमानता को वैधता मिल जाए। कानून सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी को भी प्रमुखता प्राप्त नहीं होगी। और कानून का उद्देश्य यह है कि उस तमाम अप्राकृतिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और कमजोर वर्गों को सामाजिक व आर्थिक अवसर प्रदान करेगा ताकि समानता की ओर समाज को अग्रसरित किया जा सके। ये है इसका अर्थ। दूसरे प्रकार की समानता सामाजिक समानता कहलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के हर व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में समान समझा जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित कर दिया गया अपराध? जो कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो है कि आप जानते होंगे कि ऐसी प्रथा थी प्राचीन भारत में और कुछ लगभग 100-200 साल पहले हिंदुस्तान में ये देखने को मिलता था कि ये माना जाता था कि ऊंची जाति के लोग यदि निचली जाति के लोगों को छू देंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अस्पृश्यता की अवधारणा, अनटचेबिलिटी। लेकिन उसको भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इसको अपराध घोषित कर दिया गया कि अगर इस तरह की कोई प्रैक्टिस करेगा तो वो सीधा जेल चला जाएगा और सरकार के द्वारा कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के संविधान ने यह माना कि सामाजिक समानता के अंदर यह नियम है कि समाज के हर व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में समान समझा जाए और समाज में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार मौजूद नहीं हो और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते ही महत्व दिया जाए और समाज में जाति, धर्म, लिंग और व्यापार के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। तो व्यक्ति को व्यक्ति का सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। यह सामाजिक समानता की अवधारणा के अंतर्गत आता है। सामाजिक समानता के अंतर्गत यह भी आता है कि वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं समझें, स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार नहीं दिए जाए और मनुष्य के बीच में सामाजिक व्यवहार, सामाजिक समागम को बढ़ावा दिया जाए। तो विवाह संबंधों, अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है किसी से तो उसके ऊपर उसको ये स्वतंत्रता दी जाए कि वो शादी कर सके। तो लोग जाति, आप इसलिए देखते हैं कि जाति के बाहर भी शादी होती हैं, धर्म के बाहर भी शादी होती हैं लोगों की, और हमारा समाज जो है, राज्य जो है उनको स्वीकार करता है और राज्य उनको मना नहीं करता। और इसी तरह से खान पान के क्षेत्रों में भी निषेधों का भाव है कि खान पान के क्षेत्रों में कि लोग क्या खाते पीते हैं ये उनका पर्सनल मैटर है। तो कई लोग मांसाहारी होते हैं, कई लोग शाकाहारी होते हैं। राज्य ने कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता, किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कि नहीं आपको यही चीज़ खानी पड़ेगी, सब लोगों को दूसरी चीज़ नहीं खानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सामाजिक समानता का अंग मानी जाती हैं। यदि ऐसा कोई कानून बनता है कि लोगों के खान पान के व्यवहार को प्रभावित करने लगे तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर सामाजिक समानता गायब हो रही है।
तो सामाजिक समानता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी अनावश्यक सामाजिक बंधन नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधक हो और उस व्यक्ति के अच्छे व सुखी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। और इसको सामाजिक समानता को राज्य के कानूनों से आप लाद नहीं सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उदार शिक्षा की जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए और हर व्यक्ति को इस बात को समझाया जाए कि सामाजिक और आदतों, व्यवहारों और संस्थाओं में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं कि समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले। अगला जो अंतर है वो है नागरिक समानता का। नागरिक समानता का अर्थ यह है कि इसमें दो चीज़ें हैं जिसको कानून के शासन के नाम से जाना जाता है। और डाइसी, एक राजनीतिक प्रोफेसर डाइसी थे इंग्लैंड में, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया था विस्तृत रूप से कि कानून का शासन जो होता है वही नागरिक समानता का अंग है। अर्थात सभी व्यक्ति एक ही तरीके से कानून से बंधे हों तथा कानून के समक्ष सब समान हों। तो कानून का शासन जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा। अर्थात राज्य समान कानून बनाकर समान रूप से सब पर लागू करेगा और राज्य के द्वारा जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, धनी, गरीब, ऊंच नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पहला। दूसरा पार्ट जो है कानून के शासन का, उसे बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण। अर्थात यह कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, यानी राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा और राज्य कानूनों के माध्यम से हर नागरिक को स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान करता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। अर्थात कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा और यदि जरूरत पड़ेगी तो अगर व्यक्ति, जैसे आप इसलिए अक्सर देखते हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो वकील नहीं कर सकता है कानून में, तो भी सरकार उसके लिए फ्री में वकील मुहैया कराएगी। सरकार उस वकील को पैसा देगी और उस व्यक्ति का केस लड़ने के लिए और उसको जो है मौका देगी कि आप आएँ और न्याय प्राप्त करें। तो ये कानून का समान संरक्षण है, क्योंकि वो कानून की तरफ से वो भी सुरक्षित है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो इस स्थिति में नहीं हो कि वो न्यायालय में आ सकता हो, तो भी उसको कानून जो है सुरक्षित करेगा। इसे कानून का शासन के नाम से जाना जाता है और यही नागरिक समानता होती है। फिर है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ ये है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के सभी अवसर नागरिकों को समान रूप से दिए जाएंगे। यानी जैसे मतदान का अधिकार है तो वोट देने का अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलता है और सबके पास एक ही वोट होते हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री वोट देंगे तो भी एक ही मत गिना जाएगा और चाहे वो गरीब व्यक्ति भी वोट देगा तो उसका भी एक ही मत गिना जाएगा। तो ये समान वोट का अधिकार मिला हुआ है सभी लोगों को, इसको बोलते हैं मतदान का अधिकार। राजनीतिक समानता मिलता है, तो राजनीतिक रूप से सभी लोग समान हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, तो किसी को भी, कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है चुनाव में। राजनीतिक नियुक्तियां भी प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको संविधान नहीं रोकता है, आप लड़ सकते हैं और उसकी कंडीशंस को आप उनके द्वारा बताई गई जो शर्तें हैं उनको पूर्ण करिए और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ राजनीतिक समानता में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी आपको अधिकार दिए जाते हैं और दलीय संगठन भी बना सकते हैं। तो लोग अपनी राजनीतिक दल भी आप बना सकते हैं। ये सब कुछ राजनीतिक समानता के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके बाद लास्ट में देखा जाता है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ ये होता है कि हर एक व्यक्तियों को अपनी उन्नति के समान अवसर मिले, तभी हम आर्थिक समानता की स्थापना कर सकते हैं, ताकि सभी को जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समान और प्रचुर अवसर प्राप्त हों। अर्थात सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले, उनको पर्याप्त मजदूरी हो, उनको साथ में छुट्टियां भी मिलें, उचित अवकाश भी मिले, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और जो लोग सामाजिक दृष्टि से दलित हैं या निर्धन परिवार हैं उन लोगों के बच्चों को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिसके द्वारा वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें।
और यह देखा जाए कि राष्ट्र की जो संपत्ति होती तथा या उत्पादन के साधन वो कुछ भी व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं हो, तो जब तक हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, हम आर्थिक समानता की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए आपको समझना पड़ता है कि आर्थिक समानता की अवधारणा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और इसलिए आप देखते हैं कि नरेगा के जैसे आप पढ़ते हैं, तो नरेगा वो जो है सरकार के द्वारा चलाई गई योजना होती है, जिसके अंदर गांव में गरीब लोग जब रोजगार प्राप्त करते हैं तो वो सरकार वो इसीलिए रोजगार दे रही है कि उनको भी हम इस अपने आर्थिक विकास का अंग बना सकें, और उनको भी भले ही वो काम नहीं भी कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं तो भी उनको पैसा सरकार की तरफ से इसलिए मिल जाता है क्योंकि सरकार अपने तरीके से इस देश के सभी नागरिकों के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध है और उनके आर्थिक विकास के लिए वो कार्य करेगी। और यह सरकार को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भारत का संविधान आर्थिक समानता की अवधारणा में विश्वास करता है, और भारत के संविधान ने अपनी प्रस्तावना में इस आर्थिक समानता को स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमको ये कार्य करना पड़ता है। सरकार चाहे कोई भी हो, उसको ये कार्य करना पड़ेगा। तो ये थे समानता के विभिन्न प्रकार, और इन विभिन्न प्रकारों को जब हम समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि सरकारों को हर एक क्षेत्र में अलग अलग एक्शन, अलग अलग नियम, अलग अलग कानून बनाने पड़ते हैं, और उन नियमों और कानूनों की सहायता से या उनको क्रियान्वित करके समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सो थैंक यू सो मच।